और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उसमें अभी बड़ा दम है। वो आसानी से हथियार नहीं डालेगा, वो जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेगा। शायद तुम ठीक ही कहते हो। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उस्मान खाना खा चुका था। शाहपरी बर्तन उठाकर ले गई और कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आई। तुम लोगों ने कुछ महसूस नहीं किया? नो, लेकिन ये अचानक कहा बाहर बारिश हो रही है, बड़पी की भीनी भीनी महक आ रही है। उसने उठकर खिड़की खोल दी। उसके साथ ही ठंडी और भीगी हुई हवा का एक झोंका अंदर आया। बादल से सुबह से हो रहे थे, आखिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। शमीना बोली, हल्की बूंदाबांदी से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। बारिश तेज नहीं हुई, फवार सी पड़ती रही और तकरीबन 1 घंटे बाद वो भी खत्म हो गई। वो लोग काफी देर तक बरामदे में बैठे रहे, फिर उठकर अपने कमरे में आ गए। मेरा ख्याल अब सो जाना चाहिए, नौनखा अंगड़ाई लेते हुए बोला। वो लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। इंस्पेक्टर उस्मान ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिलाकर वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गया। ऊपर की मंजिल पर भी एक कुशादा टेरेस बना हुआ था, जिसमें चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। वो एक इजी चेयर पर नींदराज हो गया और बादलों से ढके हुए तारीक आसमान को बूरते हुए शाहपरी के बारे में सोचने लगा। आज उसके यहाँ आने की असल वजह शाहपरी ही थी। यूं तो उसे समीना भी अच्छी लगती थी, लेकिन समीना की तरम बढ़ाने का मतलब वो अच्छी तरह समझता था। उसके ख्याल में वो शाहपरी को हासिल करके ही रहेगा, ख्वाह उसके लिए उसे कैसी कठिन और नाजुक मरहलों से क्यों ना गुजरना पड़े। उसे यह भी फैसला किया था कि वो लोगों के करीब रहने की कोशिश करेगा ताकि शाहपरी से मिलने का मौका मिलता रहे। इंस्पेक्टर उस्मान सुबह 4 बजे तक टेरेस पर बैठा शाहपरी के बारे में सोचता रहा, और जब उसकी पलकें नींद के बोझ से थकने लगी तो वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह 10 बजे उसे झुंझोड़ कर जगाया गया। उसे जगाने वाली शाहपरी थी। उसके हाथ में चाय का कप था और ऊँटों पर मुस्कुराहट। मुझे मालूम है तुम बेड टी पीने के आदी हो, शाहपरी ने कहा, इसलिए मैं चाय बनाकर ले आई हूँ। उसने झुककर चाय का कप बेड साइड टेबल पर रख दिया। आंख खुलती शाहपरी को देखकर उस्मान की आंखों में चमक सी उभर आई। वो रात भर कुर्सी पर बैठा इसी के बारे में सोच रहा था और फिर सोते में भी उसी के ख्वाब देख रहा था, और अब उसके सामने थी। वो पलक झपके बगैर उसी की तरफ देख रहा था, और जब शाहपरी कपड़ा तर जाने लगी तो उस्मान ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पकड़ दिया। शाहपरी को ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा। उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि उस्मान इस किस्म की कोई हरकत करेगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। पहले उसने उस्मान की साथ की तरफ देखा जिससे उसका कलाई पकड़ रखी थी। फिर शाहपरी की नजरें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती हुई उसके चेहरे पर जम गई। उन नजरों में बेपनाह सर्द मोरी थी। उस्मान के दिमाग को झटका सा लगा और उसने शाहपरी की कलाई छोड़ ली। सॉरी शाहपरी, मेरे दिमाग पर शायद अब भी नींद का सा खुमार तारी है। अपने दिमाग का इलाज कराओ। शाहपरी के लहजे में भी सर्द मोरी थी। चाय पीकर नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दरवाजे की तरफ जाती हुई शाहपरी को देखता रहा, और जब वो कमरे से निकल गई तो कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। आधे घंटे बाद वो जब नीचे उतर रहा था तो उसके दिल में हल्का सा होर था। वो सोच रहा था कि शाहपरी ने उसकी हरकत के बारे में शमीना या शार को बता दिया होगा तो वो लोग न जाने इसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और रजिया और शाहपरी नाश्ता जगा रही थी। उस्मान के दिल में हल्का सा खौफ था। वो इशारे के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया और बारी बारी उन सब की तरफ देखने लगा, लेकिन किसी के चेहरे पर गैर मामूली तासरात नहीं थे। शाहपरी ने भी आमलेट की प्लेट उसके सामने रखते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। उस्मान ने इत्मीनान का सांस लिया। शाहपरी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उसने शायद गलती समझकर उस हरकत को नजरअंदाज कर दिया था। नाश्ते के दौरान ये प्रोग्राम बना था कि उस्मान और शाहपरी बंद रोड पर जाकर हाजी के उस अड्डे का तफसीली जायजा लेंगे और उसके बाद उस अड्डे पर रेड करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। उस्मान ने कमेंटियों से शाहपरी की तरफ देखा। शाहपरी के ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो दोनों 11 बजे के लगभग घर से निकल गए। शाहपरी ने समीना का बुर्का पहन लिया था। उसने चेहरा नकाब में छुपा रखा था, अलबत्ता आंखें बरहना थी। कार तेजाब आता और सुल्तानपुर से होती हुई रेलवे स्टेशन के पुल की सीढ़ियों के करीब जीटी रोड पर आ गई और फिर 2 मुरियापुंज से होती हुई सर्कुलर रोड पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कार की रफ्तार कम थी। वो शाही कला के करीब से गुजरे तो शाहपरी हैरत अमीज नजरों से कले की अजीम दीवार की तरफ देख रही थी। ये मुगलों के दौर का बना हुआ कला है। लाहौर शहर में बेशुमार तारीखी इमारतें हैं जो हमारा तारीखी विरसा है। ये तारीखी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। वापसी पर वक्त हुआ तो मैं तुम्हें इस कले की सैर कराऊंगा। उस्मान ने शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा, फिर उसे कले के बारे में बताने लगा। मिंटू पार्क वाले चौक से कार बूढ़ा राबी की तरफ मुड़ गई और तीनों ने राबी के पुल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उस चौक पर मेले का सा सामान नजर आ रहा था। एक तरफ शहर से बाहर जाने वाली बसें कितार में खड़ी थी। उन इतराफ से जो लोग लारी अड्डे पर नहीं जा सकते थे वो यहीं से बसों में बैठते थे।
दूसरी तरफ शहर में दाखिल होने वाली बसें मुसाफिरों को उतार रही थी। उस्मान ने तार बाईं तरफ बंद रोड पर मोड़ दी। ये सड़क जमीन की सतह से 10-12 फुट ऊंची थी। उसके बाईं तरफ गुंजान आबादी थी और दाईं तरफ कुछ फासले पर दरियाए रावी बह रहा था। सड़क और दरिया के दरमियान दसी रकबे पर शीशम और इसी किस्म के दरख्तों का जंगल था, जिसमें जगह जगह लोगों की टोलियां नजर आ रही थी। लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते रहते थे। कुछ दिन पहले दरिया में सैलाब आ जाने की वजह से शहर का बेहतर हिस्सा पानी में डूब जाया करता था, जिससे बहुत सा जानी और माली नुकसान होता था। लेकिन फिर यहाँ दरिया के साथ साथ बंद बनाकर उस पर यह सड़क तामीर कर दी गई। उस बंद की तामीर से न सिर्फ शहर को हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचा लिया गया, बल्कि ये सड़क तामीर हो जाने से शहर के दरमियान फासले भी कम हो गए हैं। ये सड़क यतीम खाने वाले चौक पर बुस्तान रोड से जा मिलती है। उस्मान शाहपरी को बता रहा था और शाहपरी दाईं तरफ जंगल और दरिया की तरफ देखने लगती और कभी बाईं तरफ आबादी की तरफ। आबादी सड़क से तकरीबन 50 गज हटकर थी और खासी गुंजान थी। सड़क पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी था। उस ट्रैफिक में ज्यादातर बसें और माल बरदार ट्रक शामिल थे, जो शहर की पुरहुजूम सड़कों पर जाने की बजाय शहर के बाहर से होते हुए अपने अपने अड्डे की तरफ चले जाते थे। उस्मान ने एक जगह गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो फिल्म स्टूडियो है, यहाँ फिल्में बनती हैं। वो चलने में खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहो तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं इंडस्ट्री में। तुम हीरोइन बनकर लाखों दिलों पर राज कर सकती हो। हीरोइन? शाहपरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम में हीरोइन बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। उस्मान बोला, हमारी इंडस्ट्री की हीरोइनें माशाल्लाह ऐसी हैं कि जिस जगह डांस करती हैं वो जगह जमीन में दंस जाती है। और तुम तो स्मार्ट हो, हसीन हो। तुम तो देखते ही देखते शहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी और लोग तुम्हारी एक झलक तक देखने को तरसा करेंगे। मगर मुझे तो डांस नहीं आता, शाहपरी ने कहा। यार डांस आता ही किसे है? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। हीमर की बेमानी उछल कूद पर लोग सीटियां बजाते हैं और दाद देते हैं। वैसे तुम चंद रोज में डांस सीख सकती हो। हीरोइन बाद में बनूंगी, पहले वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। शाहपरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ हाँ, वो काम तो पहले होना चाहिए। उस्मान ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद उसने एक बार फिर गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो बाउंड्री वाल देख रही हो? ये तकरीबन 3 एकड़ का रकबा है जिसे बाउंड्री वाल से महफूज कर लिया गया है। ये प्लाट हाजी की मलकियत है। कई साल पहले उसने ये जमीन कोड़ियों के मोल खरीदी थी और अब उसकी मलकियत करोड़ों रुपए है। उसे कई पार्टियां उस प्लाट की रिया पर दे चुकी हैं, लेकिन आज उसे फरोख्त नहीं करना चाहता। वो यहाँ फिल्म स्टूडियो बनाना चाहता है क्योंकि अब उसे भी फिल्मों से कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई है। लेकिन जो सूरत पैदा हुई है उसके पेश नजर मैं समझता हूँ कि उसकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। शाहपरी उस तरफ देख रही थी। खासा वसीउ हरीज रकबा था जिसे ऊंची 4 दीवारी ने घेर रखा था। 4 दीवारी में एक बहुत बड़ा गेट था जिसके अंदर की तरफ एक कमरा बना हुआ था। उसके आसपास शीशम के कुछ दरख्त भी थे और 2 आदमी दरख्तों के नीचे चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। प्लाट का बीचतर हिस्सा छोटी छोटी झाड़ियों और घास से हटा हुआ था। दाईं तरफ जरा आगे एक मुख्तसर सा मकान भी नजर आ रहा था। कांटे नुमा ये मकान दूर से खासा खूबसूरत लग रहा था। दरख्तों के नीचे वो कांटे दिख रही हो। उस्मान ने कांटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके नीचे एक तय खाना भी है। माल उसी तय खाने में भरा हुआ है और वो 2 आदमी जो चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे हैं 24 घंटे यहाँ रहते हैं। ये बदाए नहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास जदीद तरीन असला मौजूद है। शाहपरी बड़ी गहरी नजरों से इतराफ का जायजा ले रही थी। उस प्लाट के दोनों तरफ गलियां थी और आबादी गुंजान थी। पिछली तरफ भी आबादी थी। आबादी के सामने वाले रुख पर 12-14 फुट चौड़ी सड़क थी। सड़क के उस तरफ कच्ची जमीन थी जिस पर घास और खुदरू झाड़ियां उगी हुई थी और शीशम के दरख्त भी नजर आ रहे थे। उससे आगे सड़क वाली घाटी शुरू हो जाती थी। शाहपरी एक और चीज देखकर चौंक गई। मांद वाली सड़क की ढलान पर दरख्तों के नीचे 2-3 चूलदारियां लगी हुई थी। 3 औरतें और 3-4 नंग दड़न बच्चे भी नजर आ रहे थे। ये कौन लोग हैं? शाहपरी ने चूलदारियों की तरफ देखते हुए पूछा। कुल खाना बदोश हैं जिन्होंने यहाँ डेरा जमा रखा है, उस्मान ने कहा। खाना बदोशा के उस डेरे को देखकर शाहपरी के ज़हन में एक और ख्याल उभरा था, लेकिन उसने उस्मान के सामने अपने ख्याल का इजहार नहीं किया। उस कॉटेज के सामने खूबसूरत लान भी बना हुआ है। क्या कॉटेज में कोई रहता भी है? शाहपरी ने पूछा। हाजी के घर वाले या दूसरे रिश्तेदार पिकनिक के लिए दरिया पर आते रहते हैं। वो लोग उस कॉटेज में रात गुजारते हैं, लेकिन जब से हाजी के खिलाफ हंगामे शुरू हुए हैं उसने सबको इस तरफ आने से मना कर दिया है। 2 महीनों से यहाँ कोई नहीं आया। अलबत्ता ये चौकीदार मुस्तकिल यहाँ रहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, शाहपरी ने कहा। इंस्पेक्टर उस्मान ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी वापस मोड़ ली। फिल्म स्टूडियो से जरा आगे निकलने के बाद उसने गाड़ी जंगल भरी सड़क पर नीचे उतार कर दरख्तों के नीचे रोक ली। ये बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है, कुछ देर यहाँ बैठकर वापस चलते हैं। उस्मान इंजन बंद करके अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। शाहपरी भी नीचे उतर आई
उस जगह खासी रौनक थी। जगह जगह घास पर लोगों की पूरियां बैठी हुई थी। बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। दरख्तों के नीचे जगह जगह लकड़ी और कंक्रीट के बेंच भी रखे हुए थे जिन पर लोग बैठे हुए थे। दरख्तों की इख्तिताम पर दरिया पर एक लंबा चौड़ा घाट सा बना हुआ था जहां चप्पू वाली कश्तियां मौजूद थी। वार्ड पर भी लोगों का रश लगा हुआ था। लोग कश्तियों पर बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दरख्तों के नीचे चाय, नान, छोले और खाने पीने की अशिया के कई ठेले भी खड़े थे। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद उस्मान एक ठेले से चाट की 2 प्लेटें ले आया। एक प्लेट उसने हाथ में रखी और दूसरी शाह परी की तरफ बढ़ा दी। शाह परी को बुड़के का नकाब उतारना पड़ा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तुम अफगानिस्तान की रहने वाली हो और तुम्हें यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन तुम उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती हो। उस्मान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अफगानिस्तान की सरहद पार करते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि सरहदी इलाके से आगे कोई मेरी जबान नहीं समझ सकेगा। यह एक जबान ऐसी है जो हर जगह बोली और समझी जाती है, इसलिए मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो इस जबान को सीखने पर मबजूल कर दी। उर्दू वैसे भी बड़ी अच्छी जबान है, बड़ी शरीनी है इसमें। मुझे ये जबान अच्छी लगी थी इसलिए जल्दी सीख गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम अपना वतन छोड़कर क्यों आई? उस्मान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। या अगर तुम अच्छे हाथों में होती तो कोई बात भी होती। क्यों? शारिक अच्छा आदमी नहीं है क्या? शाह परी बोली। शारिक बेहैसियत इंसान बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो चंद मौकों खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन वो जो कुछ कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। एक तरफ बदमाशों और स्मगलरों के गिरोह से महाज आराई हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस उसकी तलाश में है। तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही हो। उसकी जिंदगी में एक लने का भी सुकून नहीं है और उसके साथ जो भी है वो भी उसी की तरह सवार है। तुम खुद ही बताओ, हाजी और पुलिस के खौफ से अब तक कितने ठिकाने बदल चुके हो तुम लोग? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि किसी खौफ के बगैर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारो? हर लम्हे खौफ ज़हन पर सवार है। किसी भी वक्त किसी तरफ से आने वाली गोली तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। मुझे हैरत है कि तुम शार के गैंग में कैसे शामिल हो गई। बात दरअसल जी है, शाह भरी में जवाब दिया। वो दिली दिल में मुस्कुरा रही थी। उस्मान उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। सुबह उसने हाथ पकड़ा था। शाह भरी ने शारिक या समीना से इसकी शिकायत नहीं की थी, जिसे गालबन उस्मान का हौसला बढ़ा था और ये उसी का नतीजा था कि इस वक्त वो उसे शारिक के खिलाफ भड़का रहा था। पहले उसने फिल्मी हीरोइन बनाने की बात की थी और अब उसे शारिक के खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रहा था और शाह परी उसे डील देना चाहती थी। बात दरअसल ये है कि वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, अफगानिस्तान में शारिक, समीना और नौलखा हमारे घर में आकर रहे थे। उसी दौरान मुजाहिदीन के गिरोह ने हमारे गांव पर हमला कर दिया था। हम वहां से जाने बचाकर भागे तो ये लोग भी हमारे साथ थे। कई दिनों तक हमारा साथ दिया। हम अपने ही वतन में बेसहारा, बेबस और मजबूर हो गए थे। शारिक वगैरह कदम कदम पर हमारा साथ देते रहे। हमने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पनाह ली थी, लेकिन उस सूबे पर काबिज फौज के दस्ते ने उस गांव पर भी हमला कर दिया। उस हमले में हमारा वो रिश्तेदार और मेरा बाप भी मारा गया था। मरते वक्त मेरे बाप ने शारिक और समीना से कहा था कि मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखें। मेरी माँ को बिच्छू ने डस दिया। बहुत ही जहरीला बिच्छू था, वो मर गई। शारिक वगैरह मुझे साथ लिए फिरते रहे। कई बार इनका मौत से सामना हुआ, लेकिन इन्होंने कदम कदम पर मेरी हिफाजत की। सरहद पार करने से पहले शारिक ने मुझे कह दिया था कि अगर मैं चाहूं तो अफगानिस्तान में किसी अपने रिश्तेदार के पास जा सकती हूँ, लेकिन मेरा वहां कोई नहीं था। इसके अलावा मैं उस खून खराबे से भी निकलना चाहती थी, इसलिए मैं इनके साथ आ गई और यहाँ आकर भी खून खराबे में ही उलझ गई। उस्मान ने कहा, लेकिन तुमने इसका साथ छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? एक मरतबा कोशिश की थी, शाहबारी ने दिली दिल में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस्मान खुजदा जा रहा था। ये मालूम होने के बाद कि शारिक और उसके साथी मफरूर हैं और तभी लड़ते थे पुलिस को मतलूब है, तो मैंने इनका साथ छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन शारिक ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि एक तो मेरे पास पासपोर्ट या ऐसी कोई चीज नहीं, दूसरी इस मुल्क में आते ही मैं इनके साथ कत्ल की चंद और वारदातों में मुलव्वस हो गई थी। गो कि उनमें अमनी तौर पर मेरा कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं इनके साथ तो थी। गोया तुम चाहती हो कि हर किस्म के खौफ से आजाद होकर अमन और सुकून की जिंदगी गुजारो। उस्मान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ये ख्वाहिश तो हर शख्स की है, शाह परी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इस सिलसिले में कुछ सोचूंगा, लेकिन शारिक या समीना वगैरह को इन बातों की हवा नहीं लगनी चाहिए। उस्मान ने कहा। मैं उनसे ऐसी कोई बात क्यों करने लगी? शाह परी बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि शारिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तुम इस शहर में आजादी और सुकून की जिंदगी गुजारोगी। उस्मान ने कहा। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, खासी देर हो गई है। शाह परी अपनी जगह से उठते हुए बोली। हाँ चलो, अभी तुम्हें कले की सैर भी करानी है। उस्मान भी उठ गया। उसने जाट वाले को पैसे दिए और शाह परी के साथ कार की तरफ चलने लगा। उसने शाह परी का हाथ पकड़ लिया था और शाह परी ने कोई एतराज नहीं किया था। कार में बैठते हुए शाह परी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी ये मुस्कुराहट इंस्पेक्टर उस्मान का हौसला बढ़ा रही थी।
शाहपरी ने ये तजवीज़ पेश की कि तिले की सैर किसी और दिन की जाए। यादव उस मांग से एक शानदार रेस्टोरेंट में ले आया जहाँ उन्होंने पुरतकल्लुफ़ खाना खाया और फिर घर के लिए रवाना हो गए। जब वो घर पहुंचे तो 4:30 बजे थे। उस्मान के दिल में इस वक्त भी हल्का सा खौफ था कि शाहपरी उसके खिलाफ कोई बात ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहपरी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। चाय पीने के बाद 5:30 बजे के लगभग उस्मान चला गया। उसने कहा था कि अब वो सुबह आएगा। उसके जाने के बाद शाहपरी ने उन्हें हाजी के बंद रोड वाले अड्डे के बारे में तफसील से बता दिया। आखिर में वो कह रही थी, पिछले 2 मौकों पर मैं और सबीना 1 अरबा इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाजी ने अपने आदमी को अलर्ट कर दिया होगा और इस मर्तबा हमारा वो हरबा कामयाब नहीं हो सकेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि हम लोग खुद ही फंस जाएं। वैसे मेरे जहन में एक तरकीब है। वो क्या? शारिब ने सवाल किया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाजी के अड्डे के सामने बद रोड की दुकान पर खाना बदोशों ने डेरा लगा रखा है। शाहपरी कहने लगी, क्या हम भी खाना बदोश बनकर आसपास डेरा ना लगा दे? इस तरह डेरे तक हमारी रसाई आसानी से हो जाएगी। तजवीज तो बहुत माकूल है, शारिक बोला, लेकिन क्या ये बेहतर ना होगा कि नया डेरा लगाने की बजाय उस डेरे वालों से कुछ मामला तय कर लिया जाए? क्या मतलब? समींदा ने उसे घूरा। डेरे वालों को पैसे देकर वहां से रुखसत कर दिया जाए और डेरे में उनकी जगह हम ले ली। शारिक ने कहा, क्या वो मान जाएंगे? समीना बोली, उन्हें फटी हुई छूसदारियों की माकूल कीमत मिल जाएगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है सुबह सवेरे तफैल को वहां भेज दिया जाए जो ये मालूम करेगा कि डेरे वाले क्या करते हैं। शारिक ने कहा, ठीक है। समीना ने कहा, बात मेरी समझ में आ रही है। अगर वो लोग डेरा हमारे हाथ फरोख्त कर दे तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा। सुबह का इंतजार क्यों करती हो? नौलखा बोला, तफैल को अभी भेज दो, वो शाम तक मालूम कर लेगा कि डेरे वाले क्या करते हैं। ठीक है, तफैल को बुलाओ, मैं भी उसे भेजता हूँ। शारिक बोला। तफैल इस वक्त सौदा वगैरह लेने के लिए बाजार गया हुआ था, लेकिन 15-20 मिनट बाद वो जैसे ही आया, शारिक ने उसे बुला लिया। तुम सारे काम छोड़ दो और इसी वक्त बंद रोड चले जाओ। कोडेशाह से आगे वाले चौक से तुम्हें टैक्सी या रिक्शा मिल जाएगा। शारिक ने कहा। बंद रोड पर कोई मेला लगा हुआ है? तफैल ने हंसते हुए कहा। शारिक बोला, फिर शाहपरी की तरफ रुख करके कहने लगा, इसे अच्छी तरह समझा दो कि मेला कहाँ लगा हुआ है। शाहपरी भी हंस पड़ी। फिर वो तफैल को समझाने लगी कि उसे कहाँ जाना है। जी समझ गया, तफैल ने कहा। फिल्म स्टूडियो के कई भी वो जगह है। मैं जब रिक्शा चलाता तो जो कई मरतबा उस तरफ जा चुका हूँ। वो रकमा तो बहुत अरसे से किसी ने दीवार लगाकर घेरा हुआ है। बिल्कुल वही जगह है, शारिक बोला। उसके सामने सड़क की ढुलान पर खाना बदोशों ने कोई डेरा लगा रखा है। तुमने मालूम करना है कि वो क्या काम करते हैं और उनके डेरे पर कितने लोग हैं, और ये कि वो लोग कब से उस जगह डेरा लगाए हुए हैं। अच्छा जी, तफैल ने जवाब दिया। आप फिक्र ही ना करे, मैं सब कुछ मालूम करके आऊंगा। वापिस तो आ जाओगे ना? नौलखा ने उसे घूरा। क्यों नहीं जी, आऊंगा। तफैल मुस्कुराया। आप लोगों को छोड़कर मैंने जाना कहाँ है? बस तो अब फिर रफू चक्कर हो जाओ। और सुनो, जेब में पैसे हैं या नहीं? शारिक बोला। लो ये रख लो, रास्ते न कहीं बेला लगा हुआ तो वो भी देखते आना। उसने 100 के 2-3 नोट तफैल की तरफ बढ़ा दिए। तफैल ने नोट लेकर जेब में डाले और कमरे से निकल गया। तफैल की वापसी रात 10 बजे हुई थी और वो वाकई सब कुछ मालूम करके आया था। तफैल की रिपोर्ट के मुताबिक उस डेरे में 3 मर्द, 3 औरतें और 2 बच्चे थे। एक आदमी बारी बरकम और एक अधेड़ उम्र था। काद कबरे छोटा और सारे के बाल बहुत करीने से तराशे हुए थे। तफैल उस शख्स का जोर या बताया था वो नौलखे से किसी हद तक मिलता जुलता था। दूसरा आदमी दराज कामत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। रंग इतना गहरा था कि उस पर कालेपन का शुबा होता था। कदू कामत के हिसाब से ये शख्स उस्मान से मिलता जुलता था। और तीसरे आदमी का जो लिया बताया गया वो खुद तफैल से मिलता जुलता था। एक की उम्र 32 के करीब और तीसरी की उम्र 20-22 साल रही होगी। दोनों बच्चे उस औरत के थे जिसकी उम्र 32 के करीब थी। तफैल के कहने के मुताबिक बारीक बरकम रेड उम्र आदमी और उसका वो साथी जो तफैल की तरह दुबला पतला था, शहर में घूम फिर कर बंदर और रीछ का तमाशा दिखाते थे, जबकि दराज कामत आदमी सब्जी मंडी में मजदूरी करता था। उनके साथ वो औरतें कैसी हैं? मेरा मतलब है शक्लो सूरत और रंग रूप कैसा है? शारिक ने तफैल के खामोश होने पर पूछा। बूढ़ी औरत तो बूढ़ी ही है और दूसरी औरतें अलबत्ता खूबसूरत हैं। उनके रंग भी गोरे चिट्टे हैं, तफैल ने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैंने ये भी मालूम कर लिया कि वो बूढ़ा बंदर और रीछ का तमाशा दिखाकर दिन भर में 40-50 रुपए कमा लेता है और तकरीबन इतनी रकम उनका तीसरा साथी मजदूरी करके कमा लेता है। और जी, और क्या? शारिक ने उसे घूरा। और जी, तफैल एक बार फिर खामोश हो गया और अजीब सी नजरों से कमरे में मौजूद समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगा। फिर नजरें झुकाकर मदम लहरे में बोला, और वो दोनों जवान औरतें कभी कभी दद्दा भी करती हैं। ओह! शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। फिर अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, उन लोगों से सौदा हो सकता है। उनकी रोज की आमदनी 100 रुपए है, जिसके लिए उन्हें दिन भर सख्त मेहनत करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है अगर हम उन्हें 10,000 रुपए की पेशकश करें तो वो अपनी चूलदारियां वहां छोड़कर जा सकते हैं। सामान वो अपने साथ ले जाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। तो गोया हम लोग खाना बदोशों की हैसियत से उन चूलदारियों में रहेंगे? समीना ने कहा। हाँ, शारिक ने सर हिलाया।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।